जय हिंद साथियों हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान पढ़ रहे थे और साथियों सब्जेक्ट जो हम लोग तो चल रहा था सब्जेक्ट वो फिजिक्स चल रहा था, ठीक है। और साथियों आज का जो क्लास होगा वो होगा हम लोग का 5वां क्लास होगा रेलवे डी, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का 5वां क्लास चल रहा है, ठीक है साथियों। अगर आप 4 क्लास नहीं देखे हैं 1 से लेकर 4 तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा। 5वां क्लास का चैप्टर क्या है साथियों उसको देखते हैं। आज 5वां क्लास में जो चैप्टर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे साथियों, ध्यान से देखिए कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर पढ़े साथियों वह पढ़ लिए है मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है साथियों बल एवं बल के प्रकार, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर साथियों, तीसरा चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा है साथियों विद्युत चुंबकीय और यांत्रिकी, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास होगा वो होगा हम लोग का 5वां क्लास प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। ये 5वां क्लास होगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं साथियों आगे इस चैप्टर के ओर और देखते हैं इस चैप्टर में किस प्रकार का सवाल दिया गया है, ठीक है। तो आज का जो अध्याय है साथियों वह है अध्याय हम लोग का 5 और प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला सवाल इसका क्या दिया गया है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों पहला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश, इसके बारे में सारा सवाल को देखेंगे। देखिए एक वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं देती है उसे कहते हैं दीप्त, ठीक है। चमकदार भी बोलते हैं, वस्तु भी बोलते हैं, जो स्वयं प्रकाश देती है उसके क्या बोलते हैं, उसे दीप्त बोला जाता है। नेक्स्ट है दिन के समय उसका प्रकाश हमें वस्तु को देखने की अनुमति देती है, जिसे हम चमकदार वस्तु कहते हैं। आगे है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे बोलते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु साथियों जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। उदाहरण के लिए कुर्सियां, जूते, चांद, जो क्या है साथियों स्वयं के लिए प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा गैर प्रकाशमान पिंड है, तो चांद है साथियों गैर प्रकाशमान पिंड। आगे है कौन सा प्रकाशमान पिंड है, तो जलती हुई मोमबत्ती जो है वो प्रकाशमान पिंड है। चमकता हुआ बल्ब जो है साथियों वो प्रकाशमान पिंड है, और जुगनू जो है वह भी एक प्रकाशमान पिंड ही है, ठीक है। आगे है ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिना किसी बाधा के गुजर जाता है उसे बोलते हैं पारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बिना किसी बाधा का गुजर जाता है साथियों जिसको बोलते हैं हम लोग पारदर्शी, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ भाग को बाधित करता है तथा उसे पूरी तरह से गुजरने से रोकता है उसे बोलते हैं परभासी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देता है उसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देता है उसे बोलते हैं अपारदर्शी। आगे है जो प्रकाश को उनके माध्यम से गुजरने से रोकते हैं उसे बोलते हैं अपारदर्शी। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की जो गति होती है साथियों वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश सबसे तेज से किस माध्यम में जाता है, ठीक है। प्रकाश जो यात्रा करता है सबसे तेज माध्यम किस में करता है, तो निर्वात में करता है साथियों प्रकाश, ठीक है। अभी जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन को देखे साथियों वह प्रकाश से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक है वह प्रकाश तरंग या कण, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था साथियों, तो आइंस्टीन ने किया था 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ठीक है। 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार की खोज के लिए दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ठीक है। प्रकाश विद्युत का प्रभाव का खोज किया था किसने, तो आइंस्टीन ने किया था, ठीक है साथियों। और इसको 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस उपलक्ष्य में, तो प्रकाश विद्युत का जिसने क्या किया था खोज किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों प्रकाश की कण प्रकृति को किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया है, तो साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा सिद्ध किया गया है। आगे है प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर किस प्रभाव की व्याख्या की गई है, तो कॉप्टन प्रभाव के द्वारा व्याख्या किया गया है।
नेक्स्ट है किसके अनुसार प्रकाश एक तरंग है, तो हाइगेंस के अनुसार साथियों प्रकाश जो है वो एक तरंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है, तो कण है और तरंग दोनों है। प्रकाश आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश जो है वो क्या है, कण है और तरंगधारी दोनों है। ठीक है, जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट बोलते। स्रोत जैसे जो है साथियों जुगनू जो है वो खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी जो कांच या प्लास्टिक फाइबर के साथ प्रकाश संबंधों के रूप में सूचना प्रसारित करती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है। आगे है साथियों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो नरेंद्र कापनी ने किया था साथियों। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरेंद्र कापनी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। ठीक है, आगे है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश संचारित करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो फाइबर में आयतन कोण उसके क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। क्या बोला है, फाइबर में जो आपतन कोण उसके क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए कुल आंतरिक परावर्तन के लिए। ठीक है, आगे है प्रकाश का तरंग गुण किस सिद्धांत द्वारा सिद्ध किया गया है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा सिद्धांत को शुद्ध किया गया है। ठीक है, सिद्ध किया गया साथियों। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग गुण किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो यंग के द्वारा प्रकाश का तरंग जो है, प्रकाश तरंग के जो गुण है उसको सिद्ध किया गया है यंग के द्वारा। नेक्स्ट है जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम वाली दो प्रकाश तरंग एक दूसरे पर रखी जाती है तो कहीं तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कहीं तीव्रता शून्य हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण देखते हैं साथियों व्यतिकरण से रिलेटेड। उदाहरण है साथियों कि पानी में के बुलबुले कभी कभी धूप में चमकते हैं, ये उदाहरण है व्यतिकरण का। ठीक है, पानी पर फैले मिट्टी का तेल कभी कभी धूप में चमकता है। साबुन के बुलबुले धूप में रंगीन दिखाई देते हैं। गीली सड़क पर वाहनों से टपकने वाली तेल डीजल या पेट्रोल की बूंद रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है टेलीविजन में विभिन्न रंगों का जो उपयोग करके प्राप्त किया है वो कौन कौन सा रंग है, तो लाल है, हरा और नीला है। ठीक है, आगे है लाल हरा नीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग है। ठीक है, पेंटिंग में मुख्य रूप से कौन से रंग का उपयोग किया जाता है, तो प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है पेंटिंग में। नेक्स्ट है मिश्रण से बनने वाले रंग को क्या कहते हैं, तो द्वितीयक रंग कहते हैं मिश्रण से बनने वाले रंग को। आगे साथियों लाल प्लस हरा तो पीला रंग बनता है। ठीक है, लाल प्लस लाल तो मैजेंटा, फिर हरा प्लस नीला तो सियान। जिन दो रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बनाया जाता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट है लाल प्लस सियान साथियों सफ़ेद, जिसे क्या बोलते हैं, पूरक भी कहते हैं। आगे हरा प्लस मैजेंटा सफ़ेद, नीला प्लस पीला सफ़ेद। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है काली वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है इसलिए यह काला दिखाई देती है। आगे है सफ़ेद वस्तुएं सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है इसलिए यह सफ़ेद दिखाई देती है। आगे है पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है पानी की बुलबुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक तारे का रंग क्या दर्शाता है, तो इसका तापमान दर्शाता है साथियों तारे का रंग। नीले प्रकाश का तारा सबसे अधिक गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इसमें बोला है साथियों वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों कोहरे और धूल ठीक है के कारण प्रकाश का जो है वो हानि होता है। क्या होता है, प्रकाश की हानि को कहते हैं। इसमें बोला है साथियों वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों कोहरे धुंध के कारण प्रकाश की हानि को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, धुंध कोहरे और कणों को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है साथियों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है
प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को मिला था 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन में। ठीक है, 1930 में मिला था सीवी रमन को। नेक्स्ट है, किस प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उसको रमन के प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साथियों उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज किस प्रकार दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे है, प्रकाश का वह रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है वह जो है कम प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे है, लाल रंग का प्रयोग किस लिए करते हैं साथियों? तो खतरे दर्शाने में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो है वो पानी नीला दिखाई देता है। आगे है, आकाश और पानी का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। आगे है, लेंस से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आगे साथियों, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश घने जंगल की छतरी से होकर गुजरता है तो कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है? यहाँ धुंध में पानी की छोटी छोटी बूंद प्रकाश को प्रकीर्णित करती है तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों प्रकाश का ध्रुवीयकरण। ठीक है, इसमें देखते हैं कैसा कैसा सवाल दिया गया है। आगे है कि किसी रंग को मोड़कर एक विशेष दिशा में भेजना कहलाता है ध्रुवीयकरण। आगे है, होलोग्राम या होलोग्राफी जो चमकता है साथियों वह ध्रुवीयकरण के कारण चमकता है। नेक्स्ट है, हेडलाइट में जिसके कारण ड्राइवर प्रकाश से सुरक्षित रहता है उसमें ध्रुवीयकरण होता है। ध्रुवीयकरण केवल प्रकाश तरंगों में होता है क्योंकि वे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है साथियों? तो हमारे आसपास की वस्तुओं को क्या दृश्यमान बनाता है? तो प्रकाश का परावर्तन बनाता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप किसमें कमी आती है? तो तीव्रता और आयाम में कमी आती है। आगे है, प्रकाश के परावर्तन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ऑप्टिकल गज, ठीक है, ऑप्टिकल गैज जो है साथियों किस पर काम करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल जो गैज है वो काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, किसी वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है साथियों समतल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समतल दर्पण क्या है साथियों इसको देखते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश को परावर्तित करे तथा उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदले उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, पहले दर्पण देखे। ठीक है, अब देखते हैं समतल दर्पण। इसमें बोला है समतल अपवर्तक सतह वाला दर्पण है। क्या है? समतल अपवर्तक सतह वाला दर्पण है जिसे बोलते हैं समतल दर्पण। आगे है, किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? तो समतल दर्पण के आकार के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, किस दर्पण में दर्पण से वस्तु की जो दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है? तो समतल दर्पण में। आगे है, एक काल्पनिक या आभासी छवि किसके द्वारा बनती है? तो समतल दर्पण के द्वारा बनती है। आगे है साथियों, एक सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो एक समतल दर्पण में एक सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए किस दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की आधी होनी चाहिए। ठीक है, आगे है, यदि कोई व्यक्ति भी मीटर सेकंड की गति से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसकी छवि उसे
2 वोल्ट मीटर सेकंड की गति से दौड़ती हुई किस दर्पण में दिखाई देगी? तो समतल दर्पण में दिखाई देगी। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे है यदि समतल दर्पण को एक कोण थीटा से घुमाया जाता है तो प्रवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती है। ठीक है, आगे है यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से एक कोण पर है तो उनके बीच बनने वाली छवियों की संख्या विषम होगी। तो साथियों इसका सूत्र जो है वो है मेरा 360/थीटा और 360/थीटा -1। ठीक है, आगे है यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या जो होगी साथियों, इसका सूत्र है थीटा 360/90 डिग्री बराबर 4 - 1 मतलब 3। इसका करेक्ट आंसर मेरा जो है वो 3 हो जाएगा। वो 90 एक दूसरे मतलब बोला है साथियों एक दूसरे 90 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है किस यंत्र में 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है? किस यंत्र में? तो पेरिस्कोप जो है साथियों उसमें 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। किस यंत्र में समतल दर्पण 45 डिग्री पर झुके होते हैं? तो पेरिस्कोप में जो है साथियों 45 डिग्री पर समतल दर्पण क्या होता है? झुका हुआ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथियों। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। अब देखते हैं साथियों इसमें किस प्रकार सवाल दिया है। किसी वस्तु की वक्र चमकदार सतह किस प्रकार कार्य करती है? तो वह गोलीय दर्पण के तरह कार्य करती है। ठीक है, आगे है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं साथियों। गोलीय दर्पण के परावर्तक व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों वह बिंदु जिस पर गोलीय दर्पण से प्रवर्तित होने के बाद प्रकाश किरण केंद्रित होती है या केंद्रित होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु एफ। ठीक है, एफ से उसे सूचित करते हैं। ठीक है साथियों, आगे है मुख्य अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है जिससे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद गुजरती है या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस एफ की दूरी क्या कहलाती है? तो फोकस लंबाई साथियों मेरा करेक्ट हो जाएगा, फोकस लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस लंबाई। आगे है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है तो ध्रुव कहलाता है। आगे है गोलीय दर्पण का केंद्र जो गोलीय दर्पण एक भाग है जो अपनी परावर्तक सतह के बाहर स्थित होता है उसे वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलाकार दर्पण भाग बनता है उसे वक्रता त्रिज्या आर से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा किस पर लंबवत होती है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है यदि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह अवतल हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। आगे है यदि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उत्तल हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे है चम्मच की भीतरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करता है? तो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है चम्मच की भीतरी सतह। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो वाहन, हेडलाइट, टॉर्च सेविंग दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो कैसी प्रतिबिंब बनती है? फोकस पर वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टी और अत्यधिक मंद छवि बनता है। ठीक है, जब क्या होता है वस्तु अनंत पर रखी जाती है। आगे है एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा साथियों इसका प्रतिबिंब। नेक्स्ट है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है चम्मच की बाहरी सतह किस दर्पण की तरह कार्य करती है? तो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है साथियों चम्मच की बाहरी सतह। आगे है नेक्स्ट उत्तल दर्पणों द्वारा बनी प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट है समतल दर्पण से बनी वस्तु की प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसी छवि को क्या कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार में छोटी या बड़ी दोनों हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी अथवा वास्तविक हो सकता है, किसके अनुसार? तो अवतल दर्पण के अनुसार जो है आभासी अथवा वास्तविक हो सकता है प्रतिबिंब। आगे है अवतल दर्पण का उपयोग साथियों, तो डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक और गले की जांच में किया जाता है। आगे है अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा दांतों की बड़ी हुई छवि को देखने के लिए किया जाता है। आगे है उत्तल दर्पण द्वारा कैसी छवि बनती है? तो एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तु की छवि बनती है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साथियों तो वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में होता है। ठीक है, उपयोग। आगे देखते हैं साथियों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला है। इसमें बोला है लेंस का प्रकार है, ठीक है, और वस्तु की स्थिति किस प्रकार बनता है, और प्रतिबिंब का स्थिति बताना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। जब वस्तु उत्तल, यह है उत्तल लेंस, ठीक है, और वस्तु को रखा गया है कहाँ पे? अनंत पर। फोकस जो होगा साथी वो होगा फोकस पर। उसका जो प्रतिबिंब होगा वहाँ पर कहाँ पे होगा? वो होगा फोकस पर। और उसका प्रकृति साथी हो तो वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। ठीक है, आगे है उत्तल लेंस और वस्तु को रखा है केंद्र से परे। कहाँ रखा है? केंद्र से परे। प्रतिबिंब जो बना उसका स्थिति वो फोकस और केंद्र के बीच होगा, और उसका प्रकृति जो है वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। आगे है उत्तल लेंस। वस्तु की जो स्थिति रखा गया साथियों, वस्तु को रखा जो गया है वो केंद्र में रखा गया है, और उसका प्रतिबिंब जो बना है वो केंद्र में ही बना है, और उसका प्रकृति जो बना है वास्तविक उल्टा और एक ही प्रकार का बना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है उत्तल लेंस, ठीक है, और वस्तु को जो रखा गया है वो रखा गया केंद्र के बीच फोकस पर, और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो केंद्र से परे बन रहा है, और केंद्र से परे बन रहा है। ठीक है, और उसका जो प्रकृति है साथियों वास्तविक उल्टा और बड़ा बन रहा है। आगे है उत्तल लेंस, ठीक है, और वस्तु रखा है फोकस पर, और वस्तु जो बना है साथियों वो अनंत पर बना है। ठीक है, और इसका प्रकृति जो है वो वास्तविक उल्टा और बड़ा बना है। आगे देखिए, आगे है साथियों उत्तल लेंस। वस्तु जो रखा है वो फोकस और पोल के बीच रखा है। ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब बना है लेंस के पीछे बना है। ठीक है, और प्रकृति साथियों काल्पनिक, सीधा और बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, किस दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है साथियों प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा यात्रा करता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रसार की दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट है किसी टैंकी या तालाब का तल जिसमें पानी भरा हो उठा हुआ प्रतीत होता है उसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी मुद्रित सामग्री के ऊपर कांच का मोटा स्लैब रखा जाता है तो अक्षर उभरा हुआ दिखाई देना है। प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वो उठा हुआ जो दिखाई देता है साथियों वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही उठा हुआ दिखाई देता है। आगे है कांच के स्लैब में के माध्यम से देखने पर कांच में गिलास में पानी रखी नींबू और वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही बड़ा दिखाई देता है। आगे है दूसरे माध्यम के अंदर वस्तु के भाग से हम तक पहुंचने वाली प्रकाश पहले माध्यम के भाग माध्यम की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, आगे देखते साथियों प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं जिसे अपवर्तन का नियम कहा जाता है।
दो पारदर्शी माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण I जिया साइन और अपवर्तन कोण R की जिया साइन का अनुपात स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे है आपतन कोण साइन I, अपवर्तन कोण साइन R का अनुपात एक स्थिरांक है। इस स्थिर मान को कहा जाता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है किसी दिए गए माध्यम युग्म में प्रकाश की दिशा में होने वाली प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की सीमा पर निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक। क्या होता है? माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे है जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा। आगे है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और गति बढ़ाती है। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है हवा विरल से कांच के प्रिज्म सघन माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणें किस ओर मुड़ेगी? तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी साथियों। मेरा आंसर जो वो करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, आगे है अपवर्तन के कारण प्रकाश के किन घटकों पर प्रभाव पड़ता है? अपवर्तन के कारण तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती पर गति और तरंग दैर्ध्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट है गोलीय लेंस। अब गोलीय लेंस को देखते हैं साथियों। गोलीय लेंस का जो उपयोग है वो चश्मा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में किया जाता है। आवर्धन लेंस जो है वो एक ही प्रकार का लेंस है। कौन सा लेंस किनारे से ज़्यादा बीच में अधिक मोटा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है कौन सा लेंस बीच की अपेक्षा किनारे में अधिक मोटा होता है? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट है कौन सा लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है अर्थात अंदर की ओर मोड़ता है? तो अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कौन सा लेंस प्रकाश को अपसरित करता है अर्थात बाहर की ओर मोड़ता है? तो अवसारी लेंस, अवतल लेंस। आगे है अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन से ही निकलती है। क्या होती है? बिना किसी विचलन से ही निकलती है। आगे है साथियों नेक्स्ट है जब वस्तु को उत्तल लेंस के निकट रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है साथियों आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। आगे है जब वस्तु को उत्तल लेंस से दूर रखा जाता है तो वास्तविक, उल्टा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई दिखाई देने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर मिलेगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है लेंस की शक्ति। क्या है? लेंस की शक्ति। देखते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेंस द्वारा प्राप्त अभिसरण या विचलन की जो डिग्री है वो लेंस की शक्ति कहलाता है। आगे लेंस का शक्ति का जो मात्रक होता है साथियों वो डायोप्टर होता है, जहाँ P जो है साथियों वो डायोप्टर है और P बराबर सूत्र है साथियों 1/f। P जो मेरा डायोप्टर है और F जो है साथियों वो मेरा मीटर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये है साथियों मेरा चित्र उत्तल लेंस का और ये है अवतल लेंस का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है साथियों लेंस के प्रकार और वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को जो रखा गया है वह है अनंत पर और उसका फोकस दूरी स्थिति जो है वो फोकस दूरी है। वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है साथियों वास्तविक, उल्टा और छोटा बना है। ठीक है, आगे है लेंस का प्रकार में दिया है उत्तल लेंस। ठीक है, और उसका स्थिति है केंद्र से परे और उसका प्रतिबिंब जो बना है वो फोकस और केंद्र के बीच बना है। उसका प्रकृति जो बना है साथियों, प्रकृति जो बना है वो वास्तविक और उल्टा और छोटा बना है। ठीक है,
उसका प्रकृति की जो स्थिति जो है वो मेरा है फोकस और केंद्र के बीच। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है उत्तल लेंस, और वस्तु को रखा है केंद्र में और वस्तु का स्थिति जो है वो केंद्र में ही है, और प्रकृति जो बनाया है वास्तविक उल्टा और एक ही आकार का है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस, वस्तु जो रखा है वो केंद्र के बीच फोकस पर, और वस्तु की स्थिति जो है वो है केंद्र से परे। प्रकृति है साथियों वास्तविक उल्टा और बड़ा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तल लेंस, वस्तु रखा है फोकस पर। ठीक है, और वस्तु की जो स्थिति है वो अनंत पर है, और उसका जो प्रकृति बना है वास्तविक उल्टा और बड़ा बना है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस। ठीक है, वस्तु रखा है फोकस और पोल के बीच, वस्तु की जो स्थिति है वो लेंस के पीछे है, और प्रकृति जो बना है काल्पनिक सीधा और बड़ा बना है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट है किस लेंस के लिए किसी भी स्थान के लिए हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रैखिक आवर्धन m है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई v से वस्तु की ऊंचाई u का अनुपात m बराबर v/u, ये मेरा सूत्र है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट है आभासी प्रतिबिंब कैसा रैखिक आवर्धन बनाती है, तो सकारात्मक बनाता है साथियों। कौन? तो रैखिक आवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रैखिक आवर्धन बनाता है, तो ऋणात्मक। विभिन्न माध्यम में प्रकाश के प्रसार की सापेक्ष गति पर निर्भर जो करता है वो अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करता है। अपवर्तक सूचकांक पर जो निर्भर करता है वो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के प्रसार की अपेक्षा गति पर जो निर्भर करता है वो अपवर्तक सूचकांक पर करता है। आगे है हवा में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है साथियों अपवर्तनांक। ठीक है, आगे देखिए साथियों अतिरिक्त कुछ तथ्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है पदार्थ। ठीक है, और इसका अपवर्तक और सूचकांक है, अपवर्तनांक सूचकांक है। ठीक है, तो पानी का जो है अपवर्तक सूचकांक होता है साथियों 1.33, मिट्टी का तेल का साथियों तो 1.44, क्राउन ग्लास का 1.52, डायमंड का 2.42। ठीक है, वायु का होता है 1.000277, बर्फ का तो 1.31, कांच का अबाउट 1.5 होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति यात्रा करता है, तो निर्वात में, उसके बाद हवा में, उसके बाद कांच में। ठीक है, नेक्स्ट है किस उपकरण में ऑप्टिकल गैस नहीं होता है, तो स्टेथोस्कोप जो है साथियों उसमें ऑप्टिकल गैस नहीं होता है। नेक्स्ट है किन उपकरणों में ऑप्टिकल लेंस होता है, तो माइक्रोस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है, पेरिस्कोप में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मानव नेत्र की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मानव नेत्र साथियों, इसके बारे में कुछ सवाल को देखते हैं। आंखों में एक प्रकार का प्रकाश संवेदनशील पदार्थ जिस पर लेंस प्रणाली द्वारा प्रतिबिंब बनती है उसे रेटिना कहा जाता है। आगे है एक नाजुक झिल्ली जिसमें भारी संख्या में प्रकाश संवेदनशील कोशिका होती है उसे रेटिना कहा जाता है। आगे है प्रकाश आँखों में एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों नेक्स्ट है एक गहरा पेशीय डायाफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है उसे आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट है आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरण को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का काम करता है, तो साथियों लेंस कहलाता है, काम जो करता है वो लेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों रंग दृष्टि से कौन संबंधित है, रंग दृष्टि से संबंधित है शंकु। कौन है? शंकु। नेक्स्ट है मानव आँख में मौजूद प्रकृति लेंस किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तल लेंस है। नेक्स्ट है आँख का लेंस जो बनता है वह एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे है आँख का लेंस उत्तल लेंस की जो छवि बनाता है वो रेटिना पर बनाता है। नेक्स्ट है विद्युत संकेत मस्तिष्क को किसके माध्यम से भेजे जाते हैं, तो ऑप्टिकल तंत्रिकाओं के द्वारा भेजा जाता है। आगे नेक्स्ट साथियों नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से क्या परिवर्तित होता है, इसकी फोकस लंबाई जो है साथियों वह परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है जब मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तो आँख का लेंस पतला हो जाता है क्योंकि
फोकस लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वर्णतता कहलाता है। नेक्स्ट है जब आंख के करीब की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो उसे कहते हैं सिलअरी, क्या कहते हैं? सिलअरी। नेक्स्ट है सिलअरी बोलते हैं मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और जिससे फोकस लंबाई जो साथियों क्या होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है नेत्र लेंस की अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करने की क्षमता कहलाती है समायोजन क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव से सर्वाधिक स्पष्ट रूप देखा जा सकता है वह कहलाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नेत्र के निकट बिंदु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है साथियों कि आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेमी होती है। ठीक है, ये है साथियों मेरा आंख का चित्र। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये मेरा पुतली है। ठीक है, ये मेरा पुतली है टाकि। ठीक है, ये मेरा लेंस है साथियों, और यहाँ पे जो है वो मेरा आंख की पुतली है, और यहाँ पे मेरा जो है वो है मांसपेशियों, और ये पूरे जो है ये मेरा है मांसपेशियों, इधर भी मांसपेशियों इधर भी मांसपेशियों। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट साथियों बुढ़ापे में लोगों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। उस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहता है? मोतियाबिंद कहा जाता है। निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट साथियों दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं साथियों दूरदृष्टि दोष, और इसका दूसरा नाम भी है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, आगे है किसी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर नहीं, निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या नेत्र गोलक का बढ़ावा किसके कारण होता है? तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया के कारण होता है। आगे है नेत्र लेंस की फोकस लंबाई है, नेत्र लेंस की जो साथी है बहुत लंबाई है, नेत्र लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबाई है। ठीक है, या नेत्र गोलक बहुत छोटा हो गया है, तो उसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया भी इसके कारण हो सकता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट है मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मायोपिया में साथियों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह उत्तल लेंस का। साथियों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है उम्र बढ़ने के साथ आंख की समायोजन शक्ति आमतौर पर कम हो जाती है, निकट बिंदु धीरे धीरे दूर हो जाता है, जरा दूरदृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है सुधारात्मक चश्मे के बिना आसपास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है, इस दोष को कहा जाता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट साथियों सिलिअरी मांसपेशियों का धीरे धीरे कमजोर होना और आंख के लेंस का लचीलेपन कम होना जरा दूरदृष्टि दोष प्रेस बायोपिया में होता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित हो सकता है, तो जरा दूरदृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे है लोगों को अक्सर बाइफोकस लेंस की आवश्यकता होती है, जिसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है द्विफोकस लेंस में कौन कौन से लेंस होते हैं? तो अवतल होते हैं और उत्तल होते हैं। नेक्स्ट है द्विफोकस लेंस का ऊपरी जो भाग होता है वो अवतल होता है, अवतल लेंस और दूरदृष्टि के लिए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विफोकस लेंस का निचला भाग साथियों उसको बोलते हैं उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है साथियों प्रकाश का विक्षेपण।
प्रकाश का उसके घटक रंगों में विखंडन होना कहलाता है विक्षेपण। आगे है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। आगे है, किसकी विक्षेपण तीव्रता अधिकतम होती है? तो छोटी तरंगदैर्घ्य का जो है साथियों विक्षेपण तीव्रता है वो अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, किसकी विक्षेपण तीव्रता न्यूनतम होती है? तो बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए विक्षेपण तीव्रता न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो प्रिज्म की सहायता से किया जा सकता है। नेक्स्ट है साथियों, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म में प्रकाश की गति में परिवर्तन करके प्रिज्म प्रकाश को मोड़ देता है या दिशा में बदल देता है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे नेक्स्ट है साथियों, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के मुख्य कारण कौन कौन है? तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है साथियों, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश के विभिन्न रंगों किसके संबंध में विभिन्न रंग से जो मुड़ते हैं वो आपतित किरण के कारण मुड़ती हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रिज्म में लाल रंग बिखेरने पर ऊपर की ओर रहता है लाल रंग के निम्न अपवर्तनांक के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होना है, इसलिए यह प्रिज्म के आधार की ओर बिखर गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब सफ़ेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो प्रकीर्णन में क्या होता है? तो साथियों, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग गति में यात्रा करती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी किरण सबसे अधिक झुकती है? तो लाल किरण जो है साथियों सबसे ज़्यादा झुकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी किरण सबसे कम झुकती है? तो बैगनी किरण जो है साथियों सबसे कम झुकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश किरण के रंगीन घटकों के बेड को कहा जाता है साथियों स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? तो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है, इंद्रधनुष जैसा स्पेक्ट्रम कब बनता है? तो वह बनता है जब एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बारिश का बौछार के बाद आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहलाता है इंद्रधनुष। क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की दिशा में बनता है। नेक्स्ट है, वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणों पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? जिसके कारण साथियों इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है प्रकाश का फैलाव। क्या है? प्रकाश का फैलाव है इंद्रधनुष का बनने का मुख्य कारण है। आगे नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने के मुख्य कारण कौन कौन है? साथियों, इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है वो है परावर्तन और अपवर्तन, इसके सहायता से ही इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, आगे है, जब सूर्य का प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है और एक बार पानी की बूंदों से पूरी तरह आंतरिक रूप से प्रवर्तित होता है तब क्या होता है? तो तब साथियों प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। आगे है, किस इंद्रधनुष में बैगनी रंग अंदर की ओर तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग जो है वो अंदर की ओर होता है और लाल रंग बाहर की ओर होता है। आगे है, जब सूर्य का प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है और पानी की बूंदों के माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है, किस इंद्रधनुष के बाहर की तरफ बैगनी रंग और अंदर की तरफ लाल रंग होता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक की तुलना में कम चमकीला होता है। क्या होता है? कम चमकीला होता है। ठीक है, अब देखते हैं साथियों प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे है कि वायुमंडल से
गुजरते समय प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक सीधे रेखा से विचलन कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आगे है तारा टिमटिमाता है साथियों। तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है वो तारा क्या होता है, टिमटिमाता है वायुमंडल के कारण। ठीक है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। आगे है वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ होता है, तो साथियों धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या होता है, वायुमंडलीय होता है, वायुमंडल का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, आगे है तारा क्षितिज पर किसके द्वारा दिखाई देता है, तारा क्षितिज पर किसके द्वारा दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारा क्षितिज पर द्वारा उसके द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, समय से पहले सूर्योदय और देर से सूर्य अस्त किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण समय से पहले सूर्योदय और देर से सूर्य अस्त जो कारण है वो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है साथियों, अभी हम लोग जो पढ़े वो वॉल लाइनर सवाल था। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे MCQ। क्या पढ़ेंगे, MCQ सवाल को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला सवाल है साथियों, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा मेरा ए नंबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किस ओर मुड़ जाती है और गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, गति पर प्रभाव पड़ता है अविलंब से दूर और गति तेज हो जाता है। डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, बाएं हाथ से कलम पकड़ने वाला व्यक्ति दाहिने हाथ में कलम पकड़ते हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, यह निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। साथियों, यह घटना होता है पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। आंसर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है। साथियों, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वह होती है ऋणात्मक। मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसका बीच की दूरी जो है साथियों वो क्या है। साथियों, फोकस लंबाई के बराबर होगा। आंसर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी साथियों, इसका करेक्ट जो आंसर होगा 4 का आंसर जो साथियों मेरा वो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 4 का। ठीक है, 4 का आंसर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। और 5 का साथियों मेरा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 का मेरा ए नंबर होगा वक्रता त्रिज्या के बराबर। थोड़ा सा मिस्टेक है, 5 का नंबर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, सर्च लाइट का प्रावर्तक है। सर्च लाइट का जो प्रावर्तक है साथियों वह है मेरा अवतल दर्पण, सर्च लाइट का प्रावर्तक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, एक बिंदु से प्रकाश अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्रस्तुत किया जाता है। प्रकाश स्रोत की जो स्थिति है वो क्या है। साथियों, इसका स्थिति है फोकस पर। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर डैश होता है और वक्रता केंद्र के डैश पॉलिश होती है। क्या क्या होता है साथियों, तो उसमें होता है अवतलन। ठीक है, और विपरीत होता है। तो आंसर मेरा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। गोलाकार मुख्य अक्ष पर जो स्थित होता है साथियों वह होता है मेरा ध्रुव। कौन होता है, ध्रुव होता है। आंसर सी मेरा हो जाएगा 1 और 3, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव। मेरा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक छवि बनाता है। वास्तविक छवि जो बनाता है वह साथियों बनाता है मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले बनाता है साथियों वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया। ठीक है, वस्तु अनंत पर रखी गई है, वस्तु को फोकस पर भी रखा गया। आंसर डी जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2। ठीक है, वस्तु अनंत पर रखा गया 1 और 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों यह जो है मेरा वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर -6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, इसमें बोला है गोलाकार दर्पण
एम भी और यू के बीच का इसमें संबंध पूछा है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर, इसका संबंध जो है वो मेरा है एम माइनस भी बाय यू। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि आप किसी दर्पण में देख पाते हैं और कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है। साथियों दर्पण जो है वो मेरा उत्तल है, ठीक है, छोटा दिख रहा है इसलिए मेरा उत्तल है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है मेरा एक न्यूमेरिकल। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, ठीक है। तो कॉस्टियन साइज कन्वेंशन के बाद इसकी जो फोकस लंबाई है वह किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, अवतल दर्पण वक्रता केंद्र के साथ जब किसी वस्तु को फोकस ऐप पर रखा है तो छवि के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू होता है। साथियों उसमें लागू होता है अनंत पर वास्तविक उल्टा अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब होता है। आंसर सी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, एक वस्तु 12 सेमी की फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर रखी है तो कितनी दूरी इसकी छवि और वह होती है। इसकी दूरी की छवि जो है वो 12 सेमी आभासी होगा साथियों। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी फोकस लंबाई एफ से दुगुनी दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब जो है साथियों हमेशा बनेगा। साथियों कितनी दूरी पर बनेगा हमेशा प्रतिबिंब, इसका बनेगा 2r, मतलब वक्रता केंद्र का दुगुना भी बनेगा, ठीक है। 2f होगा साथियों, आर नहीं होगा, 2f। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। ये सब साथियों न्यूमेरिकल है, आप आराम से इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दिया हुआ है, आप आराम से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और आंसर आराम से आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। एक है सवाल कि एक वस्तु को -d क्षमता के लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेमी की दूरी पर रखा गया है। जो प्रतिबिंब जो बनाता है साथियों, इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा मेरा आभासी और सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा। यह एक सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगा। साथियों इसका क्षमता होगा 2.5 डायोप्टर। डी मेरा आंसर जो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों इसमें संबंध पूछा है, ठीक है, इसमें संबंध पूछा है, सही संबंध बताना है। आवर्धन, छवि दूरी और दूरी प्रतिनिधित्व करते हुए लेंस का एम भी और यू का बीच के जो संबंध है वो बताना है। साथियों इसका जो संबंध होगा वो मेरा होगा एम भी बाय यू। आंसर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा न्यूमेरिकल है साथियों, इसका पीडीएफ में आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन दिया गया है। आराम से आप इसका सॉल्यूशन को देख के अच्छी तरह से और साधारण तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में विचार करना है, ठीक है। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इसमें बोला है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का जो रंग होता है वह किस प्रकार का होता है। साथियों उसका रंग होता है काला, अनुपस्थिति के कारण, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है। तो उसका अपवर्तन 2 बार होता है, क्या होता है, 2 बार होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण जो है अविलंब के बीच का जो कोण बनता है वह किस प्रकार बनता है। तो वह घटता है, क्या होता है, वह घट जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, यदि पानी और कांच में प्रकाश की गति इतना पावर इतना सेकेंड और इतना कि सेकंड में पानी के संबंध में कांच का जो अपवर्तन है वो कितना होगा। साथियों इसका अपवर्तन होगा 1.21। डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामग्रियों को उनके संबंधित अपवर्तन के आरोही क्रम में क्रमबद्ध जल कांच में जो होगा इसका प्रतिबिंब अपवर्तन का किस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो साथियों इसका करेक्ट होगा बी नंबर, वायु, जल और कांच होगा। बी मेरा जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की जो पहचान कीजिए, ठीक है। इसमें पहचान करना है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो मेरा होगा बी, तो इसमें पहचान करना पड़ेगा डी और ई और ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी है साथियों वो है टिंडल प्रभाव,
ठीक है। ई है मेरा सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। ए है खतरे के संकेत का लाल होना। मेरा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतिम सवाल है साथियों इस चैप्टर का। सवाल है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकाश बताएं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी नंबर, अवतल दर्पण के सी पर, ठीक है, अवतल दर्पण के सी पर। तो आंसर मेरा जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज का जो क्लास था वो 5वां क्लास था प्रकाश से रिलेटेड, ठीक है। तो पूरा क्लास खत्म हो गया, ठीक है साथियों। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक्स। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।